तो चलिए शुरू करते हैं। निर्मला जी, मैं सच कहता हूं, पहले तो मैं ये बजट वगैरह कुछ जानता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले कोशिश की समझने की, लेकिन जब तक वो समझ में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक पार्टी का चीफ हूं, जैसे बजट आ जाता है रिएक्शन तो देनी पड़ती है। तो मैंने शुरुआत की, एक दिन पहले ही रिएक्शन दे दूं। क्या है रिएक्शन, क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। दूसरा क्या है, फिस्कल डिफिसिट। आई हैव नो रिएक्शन। ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ ड्रामा। Promises which will be kept in the paper will not be implemented. मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। So what is the problem? What did they say anything? Why they were Kisan want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे। तो बाहर मिलेंगे। रीजन, कोई रीजन पता है क्या होती है किसान जैसे? कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया, जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। This is the most existential, consequential, and important election of our lifetimes. और अब ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। That he will weaponize the Department of Justice against his political enemies. सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। Even, and I quote, terminate the United States Constitution. कि ये बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने में लगे हैं। Donald Trump has openly vowed, if re-elected, he'll be a dictator on day one. मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। जय जगन्नाथ। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। हाँ, जय जगन्नाथ सर। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही है? ये भगवान क्या जुल्म है। पता आपकी उम्र क्या है? 21 साल की लड़की है, उसका नाम है दिशा रवि। बच्ची का सवाल इमरजेंसी पर था, इमरजेंसी पर था। ऐसा नहीं कि यंग है तो इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी पर युवा देश है यहाँ पर सवाल इमरजेंसी पर था। वो बच्ची पूछ रही थी कि जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू किया। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम राजनीति से पहले मैं पायलट था।
मैंने पायलट बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से हमने तैयारी किया। 3 साल था, 2 साल हमने कंप्लीट किया, 1 साल हमारा अधूरा रह गया क्योंकि हमको चुनाव में आना था। Some of these protesters hold up signs proclaiming gays for Gaza. They might as well hold up signs saying chickens for KFC. हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? क्या किसी संस्था क्या सोच है रे तेरी? का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप तब्दील से शब्द का उपयोग कर रहे हैं? कैसे अलाउ कर सकता हूँ? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है, तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का क्रिमिनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्र में कार्य कर रही है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं। कौन अब आए ना लाइन पे? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हमारे पास आपके ऊपर बना हुआ एक वीडियो है, पहले हम उसे देख लेते हैं, फिर आपके साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, 187 ಕೋಟಿ ಲೀಟಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು 187 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 187 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, 89 ಕೋಟಿ 62 ಲಕ್ಷ. 187 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, 89 ಕೋಟಿ 62 ಲಕ್ಷ. भी पता लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब है ये आपका। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? कौन है ये लोग? उन्होंने प्रॉमिस किया कि 2022 तक डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अभी मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की, क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? क्या सोच है रे तेरी? मानना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ पैसा बजट की रीएलोकेशन से आएगा। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए, एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां, 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 8% लोग। अरे कहना क्या चाहते हो? फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? इससे बेहतर है इस पैसे को एजुकेशन में लगाया जाए। वैसे भी इतने बड़े-बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो सड़कें बहुत मायने रखती है किसी भी जगह के। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका विकसित है, बल्कि अमेरिका विकसित ही हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सड़कें अच्छी थी। बात तो सही है। अगर किसी भी राज्य में एक्सप्रेस वे का जाल बिछा हुआ है, उस राज्य को आगे बढ़ने से यही नहीं, अभी और सुनिए, कोई नहीं रोक सकता है। और बिहार को जो कहा जाता है कि आगे बढ़ेगा, यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है। मतलब एक सामान जो भी आप यूज करते हैं ना, उसमें 18% पैसा केवल उसके ट्रांसपोर्टेशन का लगा है, जबकि दुनिया का कोई भी देश जो विकसित है उसका लॉजिस्टिक परसेंट 8% से ज्यादा नहीं होता। खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बड़ी तल्लीनता से और बड़े गौर से पढ़ा और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में ऐसा प्रतीत होता है। उसमें से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव था, पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रोग्राम था जिसको इंटर्नशिप प्रोग्राम के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, एंजल टैक्स का जो स्टार्टअप से एबॉलिशन की बात हमने अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में कही थी, ये सारी बातें वहां से उठाई गई हैं। हमारी आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो हमारे घोषणा पत्र की और भी अच्छी चीजों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाभ पहुंचेगा। यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज औरंगाबाद पहुंची है। यहाँ सभी लोगों का मैं कांग्रेस पार्टी क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो से और से स्वागत करता हूं और हमारे प्रेसिडेंट भी आपका स्वागत किए। फिर एक बार मैं अपने तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। भाइयों, यहां पर आकर और हमारे पटना में मुख्यमंत्री जी, आज के मुख्यमंत्री जी कौन है, क्या है, सॉरी, नीतीश कुमार जी। देखो, तुम ऐसा मोदी को ऐसा बदनाम मत करो। ऐसा फायदा ले लेकर अगर तुम बदनाम करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, भाई खरगे साहब जाके हर जगह झूठ बोल रहे बोल।
मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस। किसान नेताओं से क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, बचाना पड़ेगा। तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर देंगे। हम लोग यहाँ अंदर आ गए, पार्लियामेंट के यहाँ सभी लीडर हैं, तो इधर भी आप देख सकते हैं लीडर्स हैं, तो हमारे पास बन रहे हैं, तो हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी से। ये को छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ, ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने दिन ओडिशा को कुछ नहीं दिया, तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा। और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है, इसका हम खत्म करते हैं। Maybe it's a bit too much to expect that in the honor of democracy, at least the opposition would have stayed here to listen to what I have to respond. Now that the leader of the opposition raised issues on the budget which was presented yesterday and tabled in this house yesterday, just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission, as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget which was presented yesterday, for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Godavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? And I can take the name of so many other different states where we have major projects, one. And second, if the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the Government of India, the programs of Government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. And actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party. बिहार की जनता को अब भी इन लाखों करोड़ रुपए का इंतजार है, और अब जबकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा है और राज्य में नीतीश की बयार है। जो भी हो दोस्तों, हकीकत यही है, बिहार की जनता नहीं भूली है कि प्रधानमंत्री ने 2015 में यह वादा किया था और उस वादे को भूल गए। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सरकार ने किस तरह से नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी को खुश करने की कोशिश की है। आपकी स्क्रीन पर मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में चल रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए। आज ही मैंने कार्यक्रम किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, मगर अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इन तमाम चीजों की घोषणा की गई है। हम लोगों ने You missed it? Oh, I think you can make it from there. Oh. पहले तू दे